हेलो स्टूडेंट, वेलकम। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी वेटेज कितनी है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में? तो ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, जिसमें से 6 मार्क्स का आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 मार्क्स का आपसे एक MCQ पूछा जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है NPO। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन set up to give or render these services to the members of the society without अर्निंग प्रॉफिट। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि NPO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, ओनली फॉर पब्लिक वेलफेयर, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। तो बच्चों, जब NPO एक काम करता है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। हालांकि जब हम कोई नॉर्मल बिज़नेस की अकाउंटिंग करते हैं तो नॉर्मल बिज़नेस में हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है और एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इसको हम इसकी फाइनल अकाउंट बोले जाते हैं। तो उसी तरीके से NPO में भी एनुअल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट होते हैं ये? सबसे पहले इसमें बनता है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर उसके बाद इसमें हमें बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में इसमें बनाई जाती है एक बैलेंस शीट। तो ये मैं आपको क्लास 12th में सिखाऊंगा। कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले तो इसका नेचर क्या होता है? तो ये रियल नेचर का होता है, रियल अकाउंट होता है ये। दिस अकाउंट इज just like cash account.
कैश अकाउंट बच्चों आपने क्लास 11th में सीखा था, बड़े अच्छे से क्लास 11th में आपने कैश अकाउंट सीखा होगा, डबल कॉलम। तो ये बिल्कुल उसी की तरह होता है, बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पर क्लास 12th में इसका नाम चेंज कर दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और कैश अकाउंट भी जैसा कि आप जानते हो रियल नेचर का होता है, और ये भी रियल नेचर का ही होता है। इन दिस अकाउंट only cash transactions are recorded. मीन्स जो भी कैश में ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम इस रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। In this account, transactions are recorded on cash basis. ये कैश बेसिस को आप अंडरलाइन कर लेना। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि ये जो आपका पूरा कोर्स है, इसमें आपको पता है कि पूरे 12th में आपके 20 मार्क्स के MCQs आएंगे। तो वो MCQs इसी बेस पे होंगे। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का नेचर क्या होता है, रियल, नॉमिनल, वो कुछ भी बोल सकता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए इसका नेचर रियल होता है। ये एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैपिटल एंड रिवेन्यू, capital and revenue nature transactions are recorded in this account. कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर, इन दोनों नेचर की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, अगर वो कैश में है तो वो हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। अभी क्या होता है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, ये हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। आगे चल के थोड़ी टाइम बाद हम सीखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, तो चलो मैं आपको एक रिसिट्स एंड पेमेंट का एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ। ध्यान से समझना बच्चों। इस तरफ सारी रिसिट्स होती है हमारी और इस तरफ सारी पेमेंट्स आती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं, ये बिल्कुल जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है। और याद होगा अगर आपको, तो क्लास 11th में जो आपने कैश अकाउंट बनाना सीखा था, उसमें आप सारी की सारी इनकम्स आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे और सारी की सारी पेमेंट्स आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ भी सेम चीज़ होती है, बस यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स ना लिख के रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिख देते हो। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको बतानी है मुझे। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कैपिटल नेचर, मतलब कि कैपिटल रिसिट्स और रिवेन्यू रिसिट्स वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और उसी तरीके से कैपिटल पेमेंट्स और रिवेन्यू पेमेंट्स वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बस इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मीन्स अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना, वरना दर्द होगा दिमाग में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि कैश में हुई है, अगर वो इनकम हुई तो वो सिर्फ डेबिट में, और अगर वो एक्सपेंस हुआ हमारे लिए तो क्रेडिट में। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं रखना, मतलब ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं करना। अगर लगाओगे ज़्यादा दिमाग तो फिर फंस जाओगे इसी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट,
इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब थोड़ी बातें हम सीखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा सर, तो ये कौन से नेचर का होता है? ये नॉमिनल अकाउंट है एक। इसके बारे में भी कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जो कि हमने क्लास 11th में सीखा था। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी उनको पता होगा कि क्लास 11th में फाइनेंशियल जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ता है। तो ये उसी की तरह होता है सेम। इसमें इन दिस अकाउंट बोथ कैश एंड एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस are recorded. मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे वो कैश में हुई हो या फिर वो हुई हो क्रेडिट पे, तो यहाँ पर आप उसको रिकॉर्ड करोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो उस हिसाब से ये भी पता चला कि दिस अकाउंट मेंटेन्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब यही होता है। एक्रूअल बेसिस मतलब ऐसे जहाँ पे कैश एंड क्रेडिट बोथ आए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मतलब कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। वहाँ पे दोनों बेसिस की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आइए सीखते हैं इसकी किस तरीके से हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट इस तरफ आता है हमारा एक्सपेंडिचर, और इस तरफ आता है हमारी सारी की सारी इनकम्स। याद होगा आपको, अगर आपने पीएनएल अकाउंट बनाया होगा 11th क्लास में, तो ध्यान दो, इस तरफ आप सारे के सारे एक्सपेंस लिखते थे और इस तरफ सारी इनकम्स लिखते थे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जस्ट लाइक बिल्कुल सेम पीएनएल की तरह ही है, तो ये सेम उसी तरीके से काम होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू पेमेंट्स आती हैं, यानी रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस ही आती हैं, और इस तरफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर वही सारी चीज़ें लाइक अदर एक्सपेंडिचर मैं आपको बोल देता हूँ, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसके अदर एक्सपेंडिचर के, लाइक डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट,
वैसे ही इस तरफ अदर इनकम्स लाइक प्रॉफिट ऑन सेल, इसके बाद अगर बैलेंस इधर बचा तो वहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमको सरप्लस लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया एनपीओ वाले प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, और अगर इधर बचा बैलेंस तो उसको डेफिसिट माना जाता है, एक तरीके से लॉस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में। अब आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट के बारे में बताया। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये चीज़ें। कैपिटल रिसिप्ट्स, तो कैपिटल रिसिप्ट्स एक तरीके की हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मान लो मेरा एक एनपीओ है, ये मेरा एक एनपीओ है, तो आपको पता है कि एनपीओ है तो वहाँ पर कुछ लोग काम करते होंगे, और जो कि उस एनपीओ का मेंबर बनने के लिए आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप पे कर देती है इसकी। तो उसी को बोला जाता है मेंबरशिप फीस, पेड बाय दी ओनर्स, आप समझ सकते हो, और मेंबर्स समझ सकते हो। इसे बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। बी, लेगेसीज। अब लेगेसीज का क्या मतलब है सर? तो लेगेसीज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो एक आदमी था जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच था, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था। उसके पास बहुत सारे बंगले, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत कुछ था उसके पास। तो अब इसका कोई वारिस नहीं था, तो ये सारी चीज़ें एक दिन ये अपने वकील को बुलाता है, लॉयर को बुलाता है, और उसको अपनी वसीयत लिखवाता है कि जब मेरी डेथ होगी तो इस फलाने एनपीओ को मेरा ये सारा का सारा जो भी वेल्थ है, ये सारी की सारी मेरी जो प्रॉपर्टी है, ये इस एनपीओ को चली जानी चाहिए। तो ये जो सारा का सारा पैसा इस एनपीओ में आया, इसी को बोला जाता है लेगेसीज। ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन, ध्यान से सुनना बच्चों, स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में। मान लो अब आपको पता होगा कि एनपीओ है जो कि रन करा जा रहा है मेंबर्स द्वारा, तो इनके खर्चे भी होते होंगे। मान लो मुझे कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी बेड्स चाहिए, एक अच्छा मेरे को वहाँ पे बिल्डिंग चाहिए जहाँ पर लोग आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। तो इन सब चीज़ों में खर्चा होता है। तो वो खर्चा हम कहाँ से पूरा करते हैं, यानी एनपीओ वाले कहाँ से पूरा करते हैं? तो वो खर्चा वो पूरा करते हैं डोनेशन से। डोनेशन से, जो कि मेंबर्स पे करते हैं। तो स्पेसिफिक डोनेशन
स्पेसिफिक डोनेशन मेंबर्स, स्पेसिफिक डोनेशन का क्या मतलब होता है? मेंबर्स आपको कुछ पैसा देंगे, कुछ पैसा देंगे और ये बात बोल कर देंगे कि ये जो मैं पैसा आपको डोनेट कर रहा हूँ एनपीओ को, जो ये मैं पैसा एनपीओ को डोनेट कर रहा हूँ, इस पैसे को आप इसी किसी स्पेसिफिक काम के लिए लगाना, लाइक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगाना। एक तो होती है जनरल डोनेशन, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन में इस बंदे ने जो पैसा डोनेट किया एनपीओ को, इसने साफ साफ बोल दिया कि एनपीओ जो मैं आपको पैसा पे कर रहा हूँ, ये डोनेट जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पैसे को आप लगाना सिर्फ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इस चीज़ को बोला जाता है स्पेसिफिक डोनेशन। यानी जो डोनेशन पे कर रहा है उसने पहले ही स्पेसिफिक कर दिया कि इस पैसे को आप यहाँ पे यूज़ करना। इसके अलावा एंडोमेंट फंड। अब ये एंडोमेंट फंड क्या है? लाइक जैसे इस पर्सन ने बोला था कि मैं जो आपको पैसा पे कर रहा हूँ, इस पैसे को आप एनपीओ वालों इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में लगाना, ऐसे ही कोई और एक और थर्ड पर्सन आया, उसने भी पैसे निकाले और बोला मैं भी एनपीओ तुम्हें ये पैसा पे कर रहा हूँ और इसको आप इससे भी बिल्डिंग बनाना। तो जब मैंने इस पर्सन 1 के और इस पर्सन 2 के सारे पैसे इकट्ठे करके एक फंड, एक ऐसा आप समझ लो एक बॉक्स में रखे, तो इस बॉक्स को मैंने एंडोमेंट फंड बोल दिया। मतलब काफ़ी सारे लोग जिन्होंने स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए आपको डोनेशन दी है, अगर वो डोनेशन का सारा पैसा मैं इकट्ठा कर दूं तो उसको एंडोमेंट फंड बोला जाता है। ठीक है, समझ गए ये बात भी आप? और इसका एक और एग्जांपल है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर मैं कोई फिक्स्ड एसेट अपना सेल करता हूं तो भी ये कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। तो आपको कैपिटल रिसिप्ट समझ आ गई सारी? कैपिटल रिसिप्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए नेक्स्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हैं? सबसे पहले एग्जांपल जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि लोग आएंगे अपनी जेब से पैसे निकालेंगे और एनपीओ को दे देंगे। लेकिन ये जो पैसा इसने दिया एनपीओ को, इसने इस टाइम पे कोई बात नहीं बोली, सिर्फ पैसा निकाला और एनपीओ को पे कर दिया। तो ये जनरल डोनेशन हो गई। अब एनपीओ इसको कहीं भी यूज़ कर सकता है। वो चाहे तो इससे बिल्डिंग बनाए, चाहे तो इससे वो अपनी कुछ मटेरियल ख़रीदे या स्टॉक ख़रीदे, चाहे तो इससे सैलरी पे करे, ये उसके ऊपर है। ये जनरल डोनेशन है। तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आती है हमारी। ठीक है, बी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन क्या है? जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई एनपीओ को रन करना है तो वहाँ पे डे टू डे एक्सपेंसेस भी होते हैं, और अगर वो जिस तरीके से अपना वर्क करती है तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं। तो ये एक्सपेंस को पे करने के लिए उनके पास जो पैसा आता है वो उनके जो एनपीओ के मेंबर्स होते हैं उन्हीं से आता है। मतलब हर एनपीओ में हर एक मेंबर को पर मंथ, या फिर वो उस हिसाब से उनका वो पहले से रहता है कि हर मंथ होगा या हर 3 महीने में होगा, क्वार्टरली होगा या सेमी एनुअली होगा, लेकिन ज़्यादातर हर मंथ होता है, जो कि हर एक मेंबर को एक फ़िक्स मनी पे करनी पड़ती है। अभी हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ हर एक मेंबर को पे करनी पड़ेगी एनपीओ को पर मंथ।
इसी को सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। अब सब्सक्रिप्शन और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको लाइफ मेंबरशिप फीस, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। आपको अगर एनपीओ का मेंबर बनना है तो आपको लाइफ मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी सिर्फ एक बार, वन टाइम। आप वन टाइम लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर दोगे तो आप उस एनपीओ के मेंबर बन चुके हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा ताकि एनपीओ रन हो सके। जितने भी मेंबर्स होंगे वो पे करते हैं इसको, तो ये सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा बाकी सब रिवेन्यू रिसिप्ट्स उसी तरीके की होती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स उसी तरीके की होती हैं जैसा हमने पीएनएल अकाउंट में सीखा था, लाइक रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो ये याद रखना, ये एक रिवेन्यू रिसिप्ट्स है हमारी। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं कैपिटल पेमेंट में। कैपिटल पेमेंट्स क्या होती हैं? तो कैपिटल पेमेंट्स लाइक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये इसका एक एग्जांपल है कि अगर मैं कोई भी फिक्स्ड एसेट अपने एनपीओ के लिए ख़रीद लेता हूँ तो वो एक कैपिटल पेमेंट मानी जाएगी। और इसका जो नेचर होता है वो एसेट होता है, मीन्स ये एसेट में ही आपको शो होंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसके अलावा मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे बता देता हूँ रिवेन्यू पेमेंट्स क्या होती हैं। तो बच्चों रिवेन्यू पेमेंट्स लाइक आप जो एनपीओ चला रहे हो वहाँ पर कुछ आपके मेंबर्स काम कर रहे हैं या कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको सैलरी पे करोगे आप। क्या पता आपका जो एनपीओ वो ऐसी जगह हो जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी ना हो, तो उस प्रॉपर्टी का रेंट पे करोगे। इंश्योरेंस करा रखा है आपने अपनी मशीन्स का या किसी का, तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस पे करोगे आप। प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो ये प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे करोगे। मतलब वही सारे एक्सपेंस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीखे थे। इसके अलावा ऑनोरेरियम, ये नया होगा, ये आपने पहले नहीं सुना होगा, तो इसको मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ऑनोरेरियम क्या होता है। ठीक है, मान लो आपका जो एक एनपीओ है, आपका जो एनपीओ है, तो वहाँ पे आपने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और उस फंक्शन में आपने बुलाया अमिताभ बच्चन जी को, ताकि वो मोटिवेट करे आपके एनपीओ के मेंबर्स को। अब अमिताभ बच्चन जी अगर आपके एनपीओ में आए हैं और उन्होंने अपना टाइम निकाल के आपके वर्कर्स को मोटिवेट किया है, तो ऐसे में क्या होता है, हमको एक लिफाफा देना पड़ता है जिसके अंदर कुछ पैसे होते हैं। ये पहले से ही फिक्स रहता है कि ठीक है अमिताभ बच्चन जी आप आओ, आप ऐसे मोटिवेट करो और इसके बदले में हम आपको कुछ पैसे देंगे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ देंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो। तो ये जो चीज़ होती है इसी को बोला जाता है ऑनोरेरियम। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्सपेंस आप लिख सकते हो
न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये भी हमारा एक एक्सपेंस होता है। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा आज? हमने आज सीखा कि एनपीओ क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से वो अपने फाइनल अकाउंट तैयार करता है, वो जो जो अकाउंट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, किस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा हमने सीखा कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट क्या होती है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म होता है। और इस थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।